हमारे भारतीय संविधान में पता है एक ऐसा आर्टिकल है जो सीधे सीधे हमारे समाज की नींव से जुड़ा हुआ है। ये है आर्टिकल 15। और ये सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि भेदभाव के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल है। तो आज हम इसी को बिल्कुल परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसे एक पूरी क्लास की तरह ही समझेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए। हम आर्टिकल 15 की नींव से शुरू करेंगे, फिर इसके मुख्य नियम क्या हैं, इसमें कुछ बहुत दिलचस्प अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं, और फिर समय के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए हैं। एक भी पहलू छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस आर्टिकल की आत्मा क्या है। इसका जो मूल सिद्धांत है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो है एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह ही ना हो। इसके दिल में बस एक ही शक्तिशाली विचार है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव पर पूरी तरह से रोक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है? चलिए, इसके पहले दो सबसे बुनियादी नियमों को देखते हैं जो इस पूरे अधिकार की नींव हैं, मतलब फाउंडेशनल रूल्स। अब देखिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। ये सीधे सीधे राज्य यानी सरकार को एक निर्देश देता है कि सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ सिर्फ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये जो सिर्फ शब्द है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। अब आता है क्लॉज 2, और ये सुरक्षा को एक कदम और आगे ले जाता है। ये पक्का करता है कि भेदभाव सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी एक दूसरे के साथ सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकते। मतलब दुकानें, होटल, कुएं, सड़कें, ये सब के लिए हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखिए, हमारा संविधान यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वो कुछ खास अपवाद बनाता है। और मजे की बात यह है कि ये अपवाद समानता को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि असल में उसे और मजबूत करने के लिए है। बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर ना संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने कितनी खूबसूरती से एक संतुलन बनाया है। एक तरफ है जनरल रूल, जो कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, तो दूसरी तरफ सरकार को ये शक्ति भी दी गई है कि वो समाज के कुछ वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए सकारात्मक कदम यानी पॉजिटिव मेजर्स उठा सके। तो ये अपवाद करते क्या है? देखिए, क्लॉज 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स या बच्चों को मुफ्त शिक्षा। और क्लॉज 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी आते हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान हो सकते हैं। समय के साथ इन विशेष प्रावधानों का दायरा और भी बढ़ाया गया, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। ये हुआ साल 2005 में, जब आया 93rd यानी 93वां संविधान संशोधन। ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने आरक्षण नीति की दिशा ही बदल दी। इसने आर्टिकल 15 में एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज 5 जोड़ा। तो इस क्लॉज 5 ने किया क्या? इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने आरक्षण को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंचा दिया, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त, ये अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, और दूसरी शर्त, ओबीसी समुदाय के वो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी क्रीमी लेयर, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में आर्टिकल 15 के दायरे को एक बार फिर बढ़ाया गया, और एक बिल्कुल नया आधार इसमें जोड़ा गया। ये बात है 2019 की, जब आया 130वां संशोधन। इसने पहली बार आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाया, और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें क्या दिखाती है? 1951 में क्लॉज 4, 2005 में क्लॉज 5 और 2019 में क्लॉज 6। ये साफ है कि आर्टिकल 15 कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे संविधान का एक जीता जागता हिस्सा है, जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद भी विकसित हुआ है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है, उसकी जो मुख्य बातें हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। आर्टिकल 15 के तहत मिलने वाले सारे अधिकार और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये विदेशियों पर लागू नहीं होते।
तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है। एक तरफ है द रूल, यानी मूल नियम, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और दूसरी तरफ है द एक्सेप्शंस, यानी वो अपवाद जिनके तहत महिलाओं, बच्चों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, निजी शिक्षा में आरक्षण के लिए और अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए विशेष नियमों के बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या? इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखना आज भी भारत के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है और एक बहुत जरूरी बहस भी।